हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि विजुअलाइजिंग द नेशन क्या होता है। इस टॉपिक से शुरू करने से पहले हम लोग फिर कल की बात पर पीछे की प्रीवियस क्लासेस को आज की क्लासेस से लिंक करते हैं। कल हमने बहुत सारी चीज़ों पर बात की थी, जो मैंने कल बताया था कल का टॉपिक, उस टॉपिक से ये एक अगला टॉपिक है। और खुशी की बात ये है कि हम एक जो सीरीज़ पूरी कर रहे थे एक चैप्टर की, द नेशनलिज्म इन यूरोप, उस सीरीज़ का ये अंतिम वीडियो है, उसकी ये लास्ट वीडियो है। इस वीडियो के बाद में ये चैप्टर पूरा का पूरा हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आप जाइए और इसको देखिएगा। आज की वीडियो का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है विजुअलाइजिंग द नेशन। जो नेशन की जो मैंने टर्म एंड कंडीशन आपको बताई, जो नेशन की मैंने डेफिनेशन आपको बताई कि नेशन क्या है, वो जब नेशन और स्टेट बनने लगे यूरोप में, उसमें रेवोल्यूशन के बाद में वो इमर्ज होने लगे। उसके बाद में लेकिन जब वो इमर्ज हो रहे थे तो एक समस्या ये थी कि सब लोग इसको नहीं समझ सकते। आप और हम ये इस बात जानते हैं कि फीलिंग्स सभी के अंदर हैं, लेकिन फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने का तरीका सबके अंदर अलग अलग होता है, ये भी हम जानते हैं। साथ ही हम ये भी जानते हैं कि बहुत सारे जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर लोग नहीं पढ़े लिखे होते हैं, अनअवेयर होते हैं, एजुकेटेड नहीं होते हैं, इलिटरेट होते हैं। तो वहाँ पर आप कोई चीज़ जब क्रांति करनी हो आपको, तो वहाँ पर एकदम स्पष्ट तरीके से आप बातों के द्वारा क्रांति नहीं कर सकते हो। तो ज़रूरी हो जाता है सिंबलाइज करना चीज़ों को, जो कि बहुत ज़्यादा अवेयर, जो बहुत ज़्यादा जिनको ज्ञान नहीं है, समझ नहीं है, वो भी कहीं ना कहीं उस भाव को इंटरलिंक कर सकें किसी न किसी चीज़ से, किसी न किसी ऑब्जेक्ट से, राइट। आप इसका सिंपल एग्जांपल, हम दिल्ली में हैं अभी फ़िलहाल यहाँ पर, और हम दिल्ली में देखते हैं मेट्रो। तो मेट्रो में जो लाइन लगी होती है रंग बिरंगी, वहाँ पैरों के चिन्ह लगे होते हैं, जिससे कि जो व्यक्ति को नहीं भी जानकारी है वो भी पता होता है उसको भी किस रास्ते पर जाना है हमको। ये क्यों बताया गया है, ये कॉन्सेप्ट आया क्यों? ये इसलिए आया ताकि जो व्यक्ति पढ़े लिखे हैं वो तो पढ़ लेंगे, हाँ, इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में पढ़ लेंगे, हिंदी मीडियम वाले हिंदी में पढ़ लेंगे कि हमको जो है समयपुर बादली वाली मेट्रो पकड़नी है। लेकिन जो व्यक्ति को नहीं पता, उसको पता है कि येलो लाइन पकड़ना है, बस को पीली वाली उसमें जाना है, बस रंग वाले चीज़ें पकड़नी है, तो वो पीली वाली लाइन पे चलेगा। ये कॉन्सेप्ट भी हमने सिंबलाइज करा, एक रंग का उपयोग करा अपनी टेक्नोलॉजी में, ठीक है। अब जब हम नेशन को समझते हैं तो यहाँ पर भी कुछ चीज़ें, जब नेशन स्टेट बन रहे थे तो हमने उसको विजुलाइज किया। अब कुछ रंगों के माध्यम से हम कुछ चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, कुछ सिंबल के माध्यम से हम कुछ चीज़ों को विजुलाइज करते हैं, ठीक है। अब जैसे कि एक वर्ड है, टर्म है, जिसका जो मतलब है एलिगरी। अब एलिगरी जो टर्म है, इस टर्म को जब हम पढ़ते हैं या जब समझते हैं तो इसका मतलब होता है बेसिकली हिंदी में रूपक। जब हम सिंबलाइज करते हैं इसका, जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसका लिटरल मीन अलग होता है और इसका सिंबॉलिक मीन अलग होता है। सिंबॉलिक मीन किसी भी चीज़ का इसलिए बनाया जाता है ताकि हम उससे कुछ इंटरप्रेट कर सकें। जैसे कि मेट्रो वाला मैंने एग्जाम्पल दिया, येलो रंग, तो येलो रंग है ही, उसका तो अपना लिटरल मीन कुछ अलग है ही, लेकिन उसको हमने यूज मेट्रो में किया ताकि मेट्रो में उसको आवाजाही कर सकें, उसमें सहूलियत हो, आसानी तौर तरीके से उसका काम कर सकें हम। तो ऐसे ही जब आप फ्रांस को देखते हैं, फ्रांस की पूरी कम्युनिटी में कैसे नेशन स्टेट बने, तो वहाँ देखते हैं कि किस तरीके से एक रानी है, और उस रानी को, जब रानी के चित्र को जब लोग देखते हैं तो समझते हैं कि इसमें मदरहुड वाली फीलिंग है, उसमें कुछ क्वालिटी हैं, उसमें कुछ वैल्यूज़ हैं, जिन वैल्यूज़ को एसोसिएट करके एक पर्सन और एक किसी कंट्री का सिटीजन उससे एसोसिएट करता है, और फिर वो उससे अपनी फीलिंग और अपनी जो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस है उससे वो जोड़ता है, और फिर वो उस देश का नागरिक होने के लिए तत्पर और उसकी क्रांति के लिए तत्पर खड़ा हो जाता है, उस मूवमेंट का हिस्सा बन जाता है, जिस मूवमेंट का हिस्सा सब लोग हैं। तो हम क्या समझ रहे हैं, अभी और क्लियर करने के लिए इसको हम इंडिया का एग्जाम्पल देखते हैं। आप इंडिया को देखेंगे, जब हमने देखते हैं इंडिया को, जब मैं इंडिया का मैप देखता हूँ कि ठीक है, मान लीजिए इंडिया है ना, अच्छा नहीं बना वो तो मुझे ही पता है, लेकिन फिर भी मान लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो भारत माता है, जो जहाँ एक फ्लैग लेकर के खड़ी होती हैं ना, एक फ्लैग लेकर खड़ी होती हैं, फिर यहाँ पर हो गई। अब जब ये बना होता है तो किसी को बताने की ज़रूरत होती है क्या ये भारत माता है, लेकिन वो भारत माता है, हमने सिंबलाइज किया ताकि वो लोग, जो लोग नहीं भी जानते हैं, वो भी देख करके बता दें कि नहीं, ये तो भारत माता है। इसलिए है तो भारत माता एग्जिस्ट ही नहीं करती है, ये तो काल्पनिक विचार है, ये तो इमेजिनरी कॉन्सेप्ट है। क्या वो एग्जिस्ट करती हैं? नहीं करती हैं। कहाँ पर कहीं, हाँ, लेकिन हम
कई बारी जो है हमारे कल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं तो उसमें हम भारत माता बनाते हैं, एक फ्लैग पकड़ाते हैं किसी लड़की के हाथ में, किसी स्टूडेंट के हाथ में, और वो फ्लैग ले खड़ी होती है तो हम उसको सैल्यूट करते हैं, हम उसको मानते हैं, और हमारे अंदर के जो भाव हैं वो सारे के सारे जो वैल्यूज हैं, जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, हम देखते हैं कि उसमें हैं, और उसको क्योंकि बचाना है हमको, हमें उसकी रक्षा करनी है, क्योंकि हम उसको राष्ट्र समझते हैं, इसलिए सब लोग एक आ जाते हैं, कमिंग टुगेदर हो जाते हैं, सब लोग एक आ जाते हैं रेवोल्यूशन करने के लिए। तो ये क्या कर रहे हैं हम लोग, जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करती हैं उनको हम पर्सोनिफाई करते हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कर देते हैं ताकि उनमें हमारे फीलिंग्स जागृत हो सकें। ये बात मुझे लगता है आपको समझ में आई होगी, और ये रिप्रेजेंट करते हैं रिपब्लिक यूरोप को, रिपब्लिक फ्रांस को, किसी कंट्री को, है ना, लिबर्टी को, फ्रीडम को, इक्वालिटी को, जस्टिस को, सेकुलर को, अलग अलग चीज़ें। जैसे कि अब पार्टी सिस्टम देखते हैं तो पार्टी सिस्टम में भी उसका अपना एक सिंबल होता है, वो सिंबल उस पार्टी को एसोसिएट करता है, उसको इंटरप्रेट करता है। तो जो लोग बीजेपी को नहीं जानते हैं या नहीं समझ सकते हैं, केवल फूल देख करके आप अनुमान लगा लो कि हाँ ये पार्टी तो, या फिर रंग। आप भी ये भी समझिएगा, जब कोई पार्टी आती है इंडिया में खास तौर पर, तो एक रंग का बहुत चलन है। जैसे कि अभी बीजेपी है तो केसरी रंग का बहुत चलन है, उसको भगवा रंग भी बोलते हैं, उसका बहुत चलन है। आपको हर जगह वो दिखेगा। अगर बहुजन समाजवादी पार्टी आएगी या बहुजन पार्टी आएगी तो ब्लू रंग का बहुत चलन है। तो ये अलग अलग रंग भी कहीं ना कहीं किसी पार्टी से एसोसिएटेड हैं। तो ये जो सिंबलाइज जो करते हैं चीज़ों को, हम विजुअलाइज करते हैं चीज़ों को, वो इसलिए ताकि हम कलेक्ट हो सकें, हम एक साथ समूह में आ सकें। मैंने इस टॉपिक को बहुत तरीके से आपको लिटरली मीन और इसका सिंबलाइज मीन समझाने की कोशिश की है। तो फ्रांस में, जर्मनी में या इटली में इनका इस्तेमाल किया गया, इनको इनके जगह जगह पर्चे चिपकाए गए, लोग एक हुए और उन्होंने क्रांति की, जिनको जबकि मीनिंग भी नहीं पता था। कल की वीडियो में मैंने बताया था आपको कि जो जैसे भी मिजेनी था या गैरिबाल्डी था साउथ में, जो जर्मनी में जो रेवोल्यूशन कर रहा था, जो यंग इटली की स्थापना की बात चल रही थी उसमें, तो उसमें उसने जो लोग उसके साथ में थे, जो रेवोल्यूशन कर रहे थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, उन लोगों को मीनिंग भी नहीं पता था, लेकिन वो नारे लगा रहे थे। जबकि उस नारे का मतलब था कि जर्मनी को आज़ाद करो, लेकिन वो समझ रहे थे कि इस नारे का मतलब है कि किसी की जो राजा है उसकी पत्नी शायद कहीं खो गई है, वो कहीं गुम हो गई है, उसके लिए उसको ढूंढने के लिए उसको आवाज़ लगा रहे हैं। तो लोगों के अंदर अवेयरनेस ये भी नहीं थी कि आवाज़ क्यों या इस बात का मतलब क्या है, लेकिन लोग क्रांति का हिस्सा बन रहे थे, लोग उस देश को बचाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, लोग एक साथ आ गए थे। ऐसे हमारे भारत जब आज़ाद हुआ, यहाँ पर भी हुआ, बहुत सारे लोगों को आज़ादी का मतलब नहीं पता था, बहुत सारे लोगों को इक्वालिटी का मतलब नहीं पता था, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब नहीं पता था, लेकिन वो लड़ रहे थे क्योंकि उनको भारत को आज़ाद कराना था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें उस समय भी वहां पर घटित हो रही थी। तो मतलब बेसिकली यही था इस टॉपिक का। ठीक है, आई होप आप समझे होंगे। एक दूसरा एक टॉपिक है इसी में, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। एक भारी भरकम शब्द है, ग्रेजुएशन तक भी बच्चों को समझ में नहीं आते हैं, ऐसा मैं समझता हूं, और मैंने बहुत सारे बच्चों से बात भी की है। नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म दोनों ही एक ही कॉन्सेप्ट के दो पहलू हैं। जब एक चीज एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाती है, जब उसका गलत उपयोग होने लगे, जब उसके अंदर रिजिडिटी आ जाए, जब उसके अंदर एक ऐसी थिंकिंग आ जाए जिसको क्रिटिसाइज ना कर सकें वो अपनी उस धारणा को, उसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं। और जब वो अच्छे के लिए, कलेक्टिवनेस के लिए, बेटरमेंट के लिए, डेवलपमेंट के लिए जब वो कोई चीज़ यूज हो तो उसको नेशनलिज्म बोलते हैं। आसान भाषा में मैंने बताने की कोशिश करी आपको। अब इस कोर कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। नेशनलिज्म क्या है? नेशनलिज्म को समझते हैं हम नेशन स्टेट में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि बहुत सारे नेशन स्टेट थे, बहुत सारे, एक डायनेस्टी थी, एक एम्परर था जिसके अंदर वो सारे नेशन स्टेट काम करते थे, अलग अलग इंडिपेंडेंट नहीं थे, सॉरी। ठीक है, बहुत सारे ये नेशन, बहुत सारे ग्रुप थे, ठीक है, जो एक बड़ी पावर के अंदर काम करते थे। लेकिन इन लोगों के अंदर एक आइडेंटिटी, सेल्फ लैंग्वेज, अपनी भाषा, अपना कुछ कॉमन, कुछ निकल के आया, कुछ सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस आया। इन्होंने रेवोल्यूशन करा, और रेवोल्यूशन करने के बाद में ये इस बड़ी पावर को इन्होंने ब्रेक डाउन कर दिया, और इस बड़ी पावर को ब्रेक डाउन करके, इस डायनेस्टी को ब्रेक डाउन करके, इस राजा की पावर को ब्रेक डाउन करके ये लोग बाहर आए और एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में निकल कर आए, डेमोक्रेटिक सोशल रिपब्लिक स्टेट के रूप में निकल कर आए। तो जब ये अलग इंडिपेंडेंट हो गए, इंडिपेंडेंट हुए क्यों? क्योंकि इन्होंने स्ट्रगल किया, क्योंकि इन्होंने मूवमेंट तैयार करा, क्योंकि इन्होंने एक मोर्चा बनाया, क्योंकि इन्होंने वो कारवा को आगे बढ़ाया, क्योंकि सब लोग मरने मारने के लिए तैयार हो गए और जो बड़ी शक्ति थी जो इन पर राज कर रही थी उसको इन्होंने तोड़ दिया।
तो वो जो स्ट्रगल किया, क्यों? क्योंकि सब लोग एक हो गए, और जब सब लोग एक हो गए तो ये भावना कहाँ से आई? तो ये नेशनलिज्म से आई, उसी को नेशनलिज्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये नेशनलिज्म समझ में आया होगा आपको। और जो ये बना, क्योंकि कोई चीज़ कॉन्क्रीट रूप में जब आप देखते हो, जब आप किसी चीज़ को उसका फिजिकली या फिजिकल अपीयरेंस देखते हो तो वो एक अलग होती है, ठीक है। लेकिन वही चीज़ पहले आइडियाज़ में भी तो होती है। जैसे मैं कल्पना करता हूँ कि हाँ मेरा एक घर होगा, मैं एक घर खरीदूंगा, तो घर मैंने खरीदा नहीं है ना, अभी वो कॉन्क्रीट वे में, या फिर मैं कहूँ कि उसको फिजिकली अपीयरेंस में तो नहीं है वो, लेकिन वो मेरे आइडियाज़ में तो है। तो ऐसे ही जो आइडियाज़ में जो एक स्टेट की कल्पना होती है वो नेशन होती है, और जब वो प्रैक्टिकलिटी में हो जाती है तो वो स्टेट बन जाता है। तो यहाँ पर भी मैं देखता हूँ कि तो नेशन ये हो गया, नेशनलिज्म इससे एसोसिएट करता है। तो बेसिकली नेशनलिज्म ये था। आप देखेंगे बाल्कन्स वाला रीजन जो था, जो बाल्कन रीजन था, बाल्कन जो एक पूरा रीजन था जिस पर एक डायनेस्टी का राज था पूरा। अब इसमें क्या है कि इसमें बहुत सारे द सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशंस इन यूरोप आफ्टर 1871 से 1817 तक तो बहुत सारे नेशन स्टेट बनने ही शुरू हुए थे। लेकिन नेशन स्टेट बनने के बाद में भी कॉन्फ्लिक्ट खत्म हुए। हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि नेशन स्टेट बने तो बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि लोग अपनी अपनी आइडेंटिटी को लेकर अपना अपना इंडिपेंडेंट राष्ट्र बना रहे थे, ये तो बहुत खुशी की बात है भैया। लेकिन जब ये बन गए तो अब कहाँ से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया? लेकिन एक नई तरीके की चीज़ें शुरू हुई, वो क्या थी वो समझते हैं। अब एक जो बाल्कन्स प्रदेश था, जो ये पूरा स्टेट था, पूरा एक डायनेस्टी थी, उसमें रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोनिया, ठीक है, हर्जोगोविनिया, ये जो स्टेट थे, ये जो छोटे छोटे नेशन स्टेट थे, या ये कहें कि इन सब स्टेट पर क्या हो रहा था? एक डायनेस्टी, एक एम्पायर काम कर रहा था। उसके अंडर ये सब के सब स्टेट, छोटे स्टेट अंडर में काम कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आ गया है तो सब ये अलग अलग हो गए हैं। लेकिन जब ये अलग अलग हो गए हैं, जब इंडिपेंडेंट हो गए, एग्जांपल के लिए ऊपर भी आप देखोगे तो जर्मनी अलग हो गया, इटली अलग हो गया, फ्रांस अलग हो गया, इधर ये ब्रिटेन अलग पहले से था, तो ये सब अलग अलग हो गए। तो अब ये जब अलग हो गए तो अब तक कॉन्फ्लिक्ट होना ही नहीं चाहिए, लेकिन हुआ। अब इनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ। पहले तो ये लोग कह रहे थे हम लोग कॉमन हैं, इसलिए हमको रिवोल्ट करना है, इसलिए हम लोग को बड़ी पावर से ब्रेक डाउन करके अलग होना है। अब ये कह रहे हैं कि हम बहुत अच्छे हैं और हम अपने स्टेट को इस पूरे के पूरे वर्ल्ड पे इस सुपर पावर बनाना चाहते हैं, अपनी हेजेमनी क्रिएट करना चाहते हैं। तो अब क्योंकि हम पूरे स्टेट पर पावर बनाना चाहते हैं, तो अब ये छोटा है हमसे, ये हमसे छोटा है, दूसरों को इन्फीरियर देख रहे हैं। समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? पहले तो ये सोच रहे थे हम लोग सब एक हैं, लेकिन बाद में ये कहने लगे कि नहीं, हम लोग एक हैं लेकिन हम ही हैं, हमारे अलावा और कोई स्टेट नहीं है जो सब पावरफुल हो, सब इन्फीरियर है, हम सुपीरियर हैं। तो ये सुपीरियर इन्फीरियर की फीलिंग, या फिर अपने कल्चर को ज़्यादा सुपीरियर समझना, या फिर अपनी वैल्यूज़ को ज़्यादा सुपीरियर देना, उनको सुपीरियरिटी पर रखना, यही है इंपीरियलिज्म। मतलब एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ नेशनलिज्म। जब नेशनलिज्म का जो एक्सट्रीम फॉर्म हो जाता है, जिसमें हम केवल सिलेक्टिव आइडेंटिटी को ध्यान में रखते हैं, या फिर अपने ही आइडेंटिटी को सुपीरियर समझते हैं, दूसरों की आइडेंटिटी को इन्फीरियर समझते हैं, उसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं। बेसिक्स और आसान भाषा में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी कॉन्सेप्ट में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान रखना है। फिलहाल अभी 10th क्लास में आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये भी समझ में आया होगा। ऊपर ये विजुअलाइजेशन समझ में आया होगा। पहले चैप्टर में जब चैप्टर आप खोलते हैं इस चैप्टर को, तो आपको एक फ्रेडरिक सेरियो की एक पेंटिंग मिलती है। आपको उस पेंटिंग में कुछ सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करी गई हैं। तो उस पेंटिंग को भी, इन जो भी एनसीईआरटी में पेंटिंग दी गई हैं, उन पेंटिंग का अपना एक रोल है कि ऊपर गॉड हैं, बहुत सारे लोगों की लाइन लगी हुई है जो फ्लैग लेकर आगे भाग रहे हैं। यहाँ पर एक जो है इनलाइटमेंट को सिंबल करती हुई एक लेडी खड़ी हुई जिसके हाथ में एक टॉर्च है, जो इनलाइटमेंट को आइडेंटिफाई कर रही है। नीचे जो कुछ गार्बेज टाइप कुछ पड़ा हुआ है, जो कि जो राजा और महाराजा और जो डायनेस्टी थी, एम्परर थे, उनके जो कुछ टूल्स थे जो उनको सिंबलाइज करते थे, वो ब्रेक डाउन हुए पड़े हैं, ठीक है। कुर्सी, चेयर, उनका ताज, वो सब उनका नीचे ध्वस्त हो गया है, और लोग बहुत तेज़ी से नेशन स्टेट बनने की तरफ दौड़ रहे हैं। ये पेंटिंग थी फ्रेडरिक सेरियो की, या और भी चीज़ें इस चैप्टर में थी, छोटी छोटी चीज़ें। अगर वो रह गई होंगी तो हम एक वीडियो और भी बना लेंगे। लेकिन मोटे तौर पर अगर मैं देखूं इस पूरे चैप्टर को, हमने पूरा चैप्टर कंप्लीट किया और पूरे चैप्टर को समझा, ठीक है। आपको नेशनलिज्म समझ में आया होगा, आपको इंपीरियलिज्म समझ में आया होगा, आपको विजुअलाइजिंग द नेशन समझ में आया होगा। सबके आसान भाषा में, आसान एग्जाम्पल के साथ में हमने इस पूरे चैप्टर को
समझा। और ये बड़ी बात है कि 10th क्लास में हम लोग यूरोप को समझ रहे हैं, यूरोप की स्टडी कर रहे हैं, यूरोप में कैसे कैसे वहाँ की हिस्ट्री कैसे कैसे काम किया, वो कैसे कैसे बने, जिस मैप को आज हम देख रहे हैं वर्ल्ड में बच्चों, वो मैप कैसे बना हम लोग ये समझ रहे हैं। 10th क्लास में हमको NCERT या फिर हमारी जो एजुकेशन कमेटी हमने मौका दिया कि हम लोग यूरोप को समझ सकें। अगले चैप्टर में हम लोग बात करेंगे नेशनलिज्म ऑफ इंडिया। अब उस चैप्टर को, वो चैप्टर आपके लिए एकदम बहुत आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने तो अपने देश को छोड़ करके दूसरे देशों को समझ लिया है, तो फिर वो चैप्टर आपके लिए क्या है। तो अगले चैप्टर में हम लोग नेशनलिज्म ऑफ इंडिया की बात करेंगे। तब तक के लिए आप जहाँ भी हैं खुश रहिए, चाहे दिल्ली रहिए, चाहे गाजियाबाद रहिए। बाय बाय, टाटा।